इस युद्ध से पहले तक पूरी दुनिया में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की काफी बातें होती थी और आपने भी मोसाद के बारे में खूब सुना होगा। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि ईरान युद्ध ने मोसाद को उसके एक ऐसे दौर में पहुंचा दिया है कि आज उस पर भी सवाल हो रहे हैं? क्या यह मोसाद का अब तक का सबसे बुरा दौर है? इजराइल में कहा जा रहा है कि मोसाद और उसके जासूस इस युद्ध में फेल हो गए हैं, उनकी हार हो गई है। इजराइल में विपक्ष आज मोसाद को लेकर, मोसाद की भूमिका को लेकर सवाल पूछ रहा है। हार होने के बाद से मोसाद ने अमेरिका को भरोसा दिया था कि वो ईरान में रिजीम चेंज, युद्ध के पहले मोसाद ने यह भरोसा दिया था कि वो रिजीम चेंज करेगा, वहां पर सड़कों पर लोगों को लेकर आएगा एक बार आयतुल्लाह खमेनी और टॉप लीडरशिप खत्म होती है। लेकिन मोसाद के जासूस ऐसा नहीं कर पाए। मोसाद को ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया करने में कामयाबी मिली, लेकिन यह कामयाबी इजराइल के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। इजराइल के लिए मायने ये रखता था कि ईरान में रिजीम चेंज हो, कोई नया नेता वहां सरकार ना बनाए। मोसाद को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इजराइल की यह खुफिया एजेंसी इस काम में फेल हो गई और अब कहा जा रहा है कि मोसाद अपने पुराने वजूद को खो सकती है। इजराइल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब मेजर जनरल रोमान गॉफमैन को मोसाद का नया चीफ चुना गया। यह भी तब हुआ है जब रोमान गॉफमैन को खुफिया दुनिया का कोई अनुभव ही नहीं है। जो सीमित मोसाद के नए चीफ का चुनाव करती है, जो माफ कीजिएगा, जो समिति मोसाद के नए चीफ का चुनाव करती है, उसने तो रोमान गॉफमैन के नाम का विरोध भी किया। यह कहा कि जिस जनरल को यही नहीं पता कि खुफिया दुनिया कैसे काम करती है, वो मोसाद की कमान कैसे संभालेगा। लेकिन इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। अगले मोसाद चीफ के लिए रोमान गॉफमैन के नाम को हरी झंडी दे दी गई। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि रोमान गॉफमैन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सैन्य सचिव है और उन्हें उनकी कहा जाता है कि उनका गो टू मैन है। अब तक इजराइल में सब कुछ होता था, लेकिन मोसाद को सारे बदलावों से अलग रखा जाता था। मोसाद एक सैक्रोसैंक्ट, उनके लिए उनकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, जिसकी धमक, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और कम से कम मोसाद पर कभी राजनीति पहले नहीं होती थी। मोसाद को सैक्रोसैंक्ट वहां पर माना जाता है और मोसाद जैसी एजेंसी को लेकर पूरे विश्व में अनेकों देश अपने अपने इंटेल एजेंसीज को कहते हैं कि मोसाद की तरह बनो। सोचिए आप, ईरान में हमास के नेताओं को बिल्डिंग में वो जिस फ्लोर में खड़े थे वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर करके मार गिराने में मोसाद कामयाब रहता है। लेकिन ईरान युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। आज मोसाद की हालत यह है कि इसके नए चीफ को ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कठपुतली माना जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध मोसाद को कमजोर कर देगा। और अब आप मोसाद के वैसे ऑपरेशंस के बारे में कम सुनेंगे जिन्हें अब तक स्पाई वर्ल्ड में पढ़ाया जाता था। लेकिन देखिए आज इसी मोसाद में क्या हो रहा है। हालांकि किस्मत सिर्फ मोसाद की खराब नहीं चल रही, किस्मत तो अमेरिका के भी दिन में आजकल तारे दिखा रही है। अमेरिका ने ईरान में रिजीम चेंज की कई कोशिशें की, लेकिन वहां वो टॉप लीडरशिप को खत्म करके भी सरकार बदलवाने में कामयाब नहीं हुआ। और जिस हंगरी में वो रिजीम नहीं चेंज होने देना चाहता था और विक्टर ओरबान की सरकार को बचाया चाहता था, उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जे डी वांस को हंगरी भी भेजा था। वहां सारी कोशिशें करने के बाद भी हंगरी में रिजीम चेंज हो गया। यानी जहां अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है वहां होता नहीं, और जहां नहीं चाहता है वहां लोग सरकार बदल देते हैं। साल 2010 से हंगरी के प्रधानमंत्री थे ये साहब विक्टर ओरबान। उन्होंने 4 चुनाव जीते, लेकिन जिन चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने विक्टर ओरबान साल 2010 से हंगरी के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 4 चुनाव जीते, लेकिन जिन चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका समर्थन किया वही चुनाव वो हार गए। और इसी हार को अमेरिका के लिए जले पर नमक जैसा माना जा रहा है। हंगरी के यूरोप के समर्थक पीटर मैगियार की जीत हुई है और जीत के बाद हंगरी में कितने बड़े स्तर पर जुलूस निकाले गए हैं, आप वो देखिए। इससे आपको समझ में आएगा कि असल ताकत जनता की ही होती है। Ma este bebizonyosodott, hogy a szeretet, a hazánk iránti szeretet legyőzte a mélységes megvetést. Olyan országnak kell lenni,
क्या नहीं अरमान बिछाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान में जनता ऐसे ही सड़कों पर निकलेगी, कि ईरान में जनता अपने रिजीम को बदल फेंकेगी, कि ईरान में जनता कट्टरवाद के खिलाफ सड़कों पर निकल जाएगी। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जर्मनी में जहां अमेरिका नहीं चाहता था वहां पर बाजी पलट गई। पश्चिमी मीडिया बार बार इस बात को लिख रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आसपास ऐसे नेताओं की कमी है जो उन्हें हकीकत दिखा सके, और इसीलिए आज उन पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त ऐसे नेताओं से घिरे हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनके गलत फैसलों पर भी ये कहते हैं कि वाह सर आपने क्या काम किया है। और डोनाल्ड ट्रंप को तो ये पसंद है भी, तभी उन्होंने पाकिस्तान को चुना था ना, क्योंकि मुल्ला मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर दूसरी लाइन में कहते हैं कि आप सबसे शक्तिशाली हो। इनमें आप उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी शामिल हैं जो ईरान के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का साथ दे दिया। हंगरी के चुनाव में भी जेडी वैंस वहां प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने विक्टर ओरबान की रैली में इकट्ठा हुई भीड़ को देखकर राष्ट्रपति ट्रंप को फोन किया था और ये कहा था कि ट्रंप वहां बहुत लोकप्रिय है। ये सुनकर ट्रंप का सीना भी चौड़ा हो गया। लेकिन बाद में नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला नील बटे सन्नाटा। यानी ट्रंप ने जिनका समर्थन किया वो हंगरी में 16 सालों के बाद हार गए। और यही अमेरिका की इस वक्त की पूरी कहानी। जब जनता सड़कों पर निकलती है तो वो मुकद्दर तय करती है, आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते। Hello, Mr. President. How are you? Hi. Hey, JD, could you give me a second? I'm just... Wow, that's some... Mr. President, you are on with about 5,000 Hungarian patriots, and I think they love you even more than they love Viktor Orban. Well, I can't believe that. I can't believe that because I love Hungary and I love that Viktor. I'll tell you, he's a fantastic man. We've had a tremendous relationship and he does a job. Remember this, he didn't allow people to storm your country and invade your country like other people have and ruin their countries, frankly. He's kept your country good. He's kept Hungarian people in your country. And he's done a fantastic job. And let me tell you, I like him a lot, but if I didn't think he did a good job, I wouldn't be making a call like this. But boy, that sounds like a big crowd, and that sounds like my kind of people.